नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अरुण सर ऑफिशियल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, संविधान के निर्माण के विकास के क्रम में आज का जो अधिनियम पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। करीब करीब इस अधिनियम अर्थात भारतीय शासन अधिनियम 1935 का 70% यानी 70% भाग भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 1935 का 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक। संवैधानिक विकास के क्रम में 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर दिया जिसके आधार पर भारतीय संविधान निर्माताओं ने, कह सकते हैं कि यहाँ से 70% भाग भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के निर्माण में लिया। तो आज हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश द्वारा किन परिस्थितियों में लाया गया, इस पर थोड़ा सा हम विचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1930 में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हो चुका था। इसके बाद ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। उसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, और 1932 में तृतीय गोल मेज सम्मेलन। यानी कह सकते हैं कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि चिन्ह गतिरोध हो, यानी सविनय अवज्ञा को आंदोलन जो था उसको समाप्त करने के उद्देश्य से तीन गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बुलाया गया। पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यानी इसमें भारतीय प्रतिनिधि शामिल होते थे। और कह सकते हैं कि सबसे पहली बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो यह सम्मेलन था 1931, अर्थात 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे। अन्यथा 1930 में और 1932 में कांग्रेस ने इन गोलमेज सम्मेलनों में भाग नहीं लिया था। तो इन परिस्थितियों में भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारत में आता है और भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें कह सकते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो भारतीय शासन अधिनियम को हम क्रम वाइज से पढ़ेंगे आज।
1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, तो इसमें पहला प्रावधान किया गया भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। पहला प्रावधान ये किया गया कि पहली बार यानी कि संघीय सरकार की स्थापना की, यानी 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय सरकार की स्थापना की गई। संघीय सरकार, संघीय सरकार का मतलब भारत में क्या संघात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। संघात्मक मतलब क्या होता है, आपको हम बताए थे। संघात्मक यानी कि जो शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर यानी सत्ता का विभाजन होता है। संघात्मक में क्या होता है, कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को दी जाती हैं और कुछ शक्तियां किसके पास हाथ में होती है, राज्य सरकार। यानी कहने का तात्पर्य यह होता है कि जहां जिस देश में संघात्मक सरकार चलती है वहां दो प्रकार की सरकार चलती है। एक जगह केंद्र सरकार होती है, जो कुछ यानी कि जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे होते हैं वो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है और लागू करती है, और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वह राज्य सरकारें क्या करती हैं, देखती हैं। यानी कि संघात्मक सरकार वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता का क्या हो जाता है, विकेंद्रीकरण। कह सकते हैं कि शक्ति का क्या होता है, विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है। यानी तो इस अधिनियम द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई, यानी कि केंद्र में, यानी उस समय ब्रिटिश प्रांत थे और एक केंद्र था। तो यानी कहने का तात्पर्य एक केंद्र सरकार बनाया गया और राज्य सरकार, यानी कि उन दो भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। उन्नीस सौ 35 के अधिनियम में दूसरा मुख्य प्रावधान ये आया कि सबसे पहले 3 अनुसूचियां बनाई गई। यानी सबसे पहले 3 अनुसूचियों में 3 अनुसूचियों का प्रावधान 1935 के अधिनियम में प्रयोग हुआ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 1935 का अधिनियम, क्योंकि संघात्मक सरकार स्थापित हो चुकी थी और शक्तियों का विभाजन अनिवार्य हो चुका था, तो निश्चित रूप से कुछ विषय केंद्रीय महत्व के हैं वो केंद्र सरकार को दे दिए गए, जो स्थानीय महत्व के थे वो राज्य सरकार को दिए गए, और जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को महत्व थे जिस पर दोनों सरकारें कानून बनाती थी उनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 3 सूचियां बनाई गई, कौन कौन, ध्यान देखिए। संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 1935 के अधिनियम में पहली बार भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 3 सूचियां बनी, यानी कि संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और क्या, समवर्ती सूची। क्योंकि संघात्मक सरकार की स्थापना हुई तो निश्चित रूप से विषयों का विभाजन, शक्ति का विकेंद्रीकरण होना अनिवार्य था। इसी वे में यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यूनियन इंडेक्स, यूनियन इंडेक्स, स्टेट इंडेक्स, और कंकरेंट। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 3 प्रकार सूचियां बनी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी कि यूनियन इंडेक्स, स्टेट इंडेक्स और कंकरेंट। और इन सूचियों में केंद्रीय महत्व के मामले जो भी थे उनको, जैसे रक्षा मामले, संचार मामले, रेलवे, इन सभी को केंद्रीय सूची में रखा गया यानी संघ सूची में रखा गया। राज्य सूची जैसे शिक्षा हो गई, परिवार नियोजन हो गया, इन सब सूचियों को राज्य सूची और समवर्ती सूची में, यानी कि जो केंद्रीय महत्व की भी थी, स्थानीय महत्व, यानी कि
समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता था और राज्य सरकारें भी कानून अपना बना सकती थी। जैसे 1935 के अधिनियम में संघ सूची में 59 विषयों को शामिल किया गया, राज्य सूची में 54 विषयों को शामिल किया गया और समवर्ती सूची में 36 विषय। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो सूचियां बनी उसमें 59 विषय, जो 59 सब्जेक्ट थे वो संघ सूची में शामिल किए गए। राज्य सूची यानी 54 जो विषय थे वो राज्य सूची में और समवर्ती सूची यानी 36। अब प्रश्न ये उठता है कि कभी संघ सूची और राज्य सूची में विवाद उत्पन्न हो जाए तो, या यह होता है कि समवर्ती सूची जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना क्या कर सकती हैं, कानून बना सकती है और लागू कर सकती है। लेकिन कभी क्या हुआ कि केंद्र सरकार अपना कानून बनाई एक ही विषय, मान लीजिए जस्ट इमेजिन शिक्षा क्या है समवर्ती सूची में, शिक्षा में यानी केंद्र सूची भी शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाया और राज्य सूची भी शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाया और दोनों में कंट्रोडक्शन हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया, तो केंद्रीय सूची को क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य कि समवर्ती सूची में यदि कोई कंट्राडिक्शन होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानूनों में तो केंद्रीय सूची को क्या की जाएगी, अधिमान्यता दी जाएगी, प्रेफरेंस किया जाएगा। बात समझ में आई। और फिर था ये कि यदि संघ सूची और राज्य सूची के विषय हैं, यानी संघ सूची और राज्य सूची के विषय हैं, ठीक, और समवर्ती सूची, ये तीन विषय हैं, इन तीनों विषयों से अलग कोई विषय आता है जो न संघ सूची में शामिल रहता है, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में, तो उन विषयों को क्या कहा जाता है, अवशिष्ट, यानी अवशिष्ट शक्तियां। यानी कहने का तात्पर्य कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, अवशिष्ट शक्ति रेजिडुअल पावर। रेजिडुअल पावर क्या है, यानी कि जो विषय न केंद्र सरकार की सूची में है, न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची, ऐसे विषय यानी उसको क्या कहा जाएगा, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसमें होंगी, किसमें, उस समय 1935 के अधिनियम द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किसमें थी, वायसराय के हाथ में थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि 1935 के अधिनियम में जो अवशिष्ट विषय थे, अवशिष्ट शक्तियां थी, उनको किसमें निहित कर दिया गया, वायसराय में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में भी जब बना उसमें 1935 के अधिनियम के प्रावधानों को भी लागू किया गया, उसमें भी वर्तमान संविधान में भी संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची। लेकिन इसमें एक परिवर्तन किया गया कि यहाँ जो अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के हाथों में थी, ठीक, वो अब किसके हाथों में है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। क्लियर, ठीक है। अब 1935 का अधिनियम द्वारा संघात्मक सरकार की स्थापना हो गई। सूचियां यानी बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहां से लिया गया, तो आप बताएंगे आंसर में कि भारतीय शासन 1935 के अधिनियम द्वारा पहली बार संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या किया गया, विभाजित किया गया। ठीक है, क्लियर, बांटा गया। और समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, यानी समवर्ती सूची यानी जो हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसमें जो संघ सूची बनी, राज्य सूची और समवर्ती सूची थी, ये समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, समवर्ती सूची किसके कहां के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे पहले क्या की गई, समवर्ती सूची ली गई। ठीक है, क्लियर। अब क्या प्रावधान होता है 1935 के अधिनियम में, यह प्रावधान होता है कि प्रांतों में जो दैध शासन स्थापित हो गया था, जैसा कि हम बताए थे 1919 के अधिनियम द्वारा दैध शासन की स्थापना प्रांतों में की गई थी। दैध शासन क्या होता था, दो प्रकार का था, बताए थे, एक हस्तांतरित विषय, जिससे दैध शासन क्या बताए थे, जैसे ध्यान दीजिए, दैध शासन डाई आर्की सिस्टम। दैध शासन यानी 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में दैध शासन की
स्थापना की गई थी। तो 1935 के अधिनियम में दैल शासन जो प्रांतों में था उस दैल शासन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में दैल शासन की शुरुआत फिर से हो गई। तो दैल शासन क्या है, जिससे दो दैल शासन में दो विषय थे, हस्तांतरित हस्तांतरित विषय और दूसरा क्या था, आरक्षित विषय। ध्यान दीजिए, हस्तांतरित ट्रांसफर, दूसरा क्या था, रिजर्व। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में दैल शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में दैल शासन फिर से लागू किया गया। दैल शासन यानी दो प्रकार के शासन, यानी दो सत्ता वहां कार्य करती थी, यानी हस्तांतरित और क्या, आरक्षित। हस्तांतरित विषय यानी जो भारत की विधान परिषद थी और उसके मंत्री जो भी थे वो मंत्री किसके प्रति थे, उत्तरदायी, विधानसभा के प्रति या विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक, जैसे इनमें क्या था, कौन कौन विषय थे, शिक्षा था, स्वास्थ्य था। यानी कहने का तात्पर्य कि कम महत्व के मामले हस्तांतरित यानी कि जो कम महत्व के मामले थे वायसराय ने, यानी ब्रिटिश, देखिए बार बार कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन का सुधार तो बार बार कर रहे थे, यानी ब्रिटिश शासक जो थे भारतीयों के द्वारा जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो वो बार बार परिस्थितियों के हिसाब से जब भारतीयों द्वारा, क्रांतिकारियों द्वारा दबाव पड़ता था तो वो क्या करते थे कि सुधारों के तहत अधिनियम की व्यवस्था कर देते थे, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य यही था किसी तरह भारत में सत्ता को बनाए रखना और उसको क्या करना, कंट्रोल रखना, अपने मुट्ठी में रखना। इसलिए क्या किए, हस्तांतरित विषय भारत के मंत्री, जो भारतीय मंत्री थे, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे, उनको सौंप दिए। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, ये सब कम मामले किसको समाप्त कर दिए गए, यानी कि भारतीय मंत्री जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषय में क्या, जो रिजर्व कैटेगरी के सब्जेक्ट थे, जैसे वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ऐसे करके जो महत्वपूर्ण मामले थे, संचार मंत्रालय, इनको किसके पास रखा गया, यानी आरक्षित, यानी किसके लिए आरक्षित कर दिया गया, वायसराय के लिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि दैल शासन की शुरुआत ही हुई थी, केंद्र में दैल शासन की शुरुआत ही हुई थी कि ब्रिटिश सत्ता की जो मजबूती है वो भारत पर क्या रहे और बनी रहे। वो सुधार करने, वो दिखावा करने के लिए अधिनियम लाते थे कि हम भारत के जनता का सम्मान करते हैं, क्रांतिकारियों का सम्मान करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी नायक हम सम्मान करते हैं, और इसी के तहत हम सुधारों की जो 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, सभी अधिनियम लाते थे। लेकिन उनका एक मुख्य लक्ष्य था क्या, सत्ता पर कंट्रोल करना। कहने का तात्पर्य ये होता है कि एक हाथ से देते थे लेकिन दूसरे हाथ से क्या कर लेते थे, ले लेते थे। तो यानी कि जो भी अधिनियम आए, भारत शासन अधिनियम, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही 1600 का चार्टर एक्ट आता है, या 1947 का भारतीय शासन अधिनियम, या 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, सभी का मुख्य लक्ष्य था जहां तक हो सके ब्रिटिश शासन को क्या करना, मजबूत बनाना। क्लियर, ठीक। तो इस प्रकार केंद्र में क्या हुआ कि केंद्र में दैल शासन को लागू कर दिया गया और प्रांतों में दैल शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण हुआ एक और कि प्रांतीय स्वायत्ता, यानी 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप देखते हैं कि प्रांतों में यानी संघीय सरकार की स्थापना होती है, यानी 1935, यानी कि भारत में 1935 में भारतीय शासन अधिनियम 35 के द्वारा संघीय सरकार की स्थापना होती है। तो निश्चित रूप से संघीय सरकार में यह होता है कि केंद्र को जो मामले, यानी संघीय सूची में जो विषय हैं, यानी केंद्र से संबंधित जो भी मामले हैं केंद्र सरकार देखेगी, राज्य से संबंधित जो भी मामले हैं राज्य सरकार देखेगी, और कोई एक दूसरे में क्या करेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि जब तक आवश्यक न हो, इसेंशियल ना हो, तब तक कोई दूसरे में क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी प्रांतीय स्वायत्ता, यानी प्रांतों के क्या कर दी गई, स्वायत्ता दे दी गई कि अपने क्षेत्र में आप अपना कानून बनाइए, लागू करिए, केंद्र सरकार क्या करेगी, कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, इंटरप्ट नहीं करेगी। यानी कि पहली बार 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता का जो था, प्रांतीय स्वायत्ता की व्यवस्था की गई। ठीक,
1935 के अधिनियम में एक और व्यवस्था की गई, ध्यान दीजिए। 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ध्यान दीजिए, संघीय न्यायालय। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम की सबसे एक महत्वपूर्ण बात थी कि भारत में, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में, है ना। कहने का तात्पर्य यह था कि जैसा कि आप जानते हैं कि जिस देश में संघात्मक सरकार चलती है, जैसे भारत हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, यानी कहने का तात्पर्य कि जिन जिन देशों में सरकार संघात्मक सरकार की व्यवस्था होती है, यानी कि जहां सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में क्या होती है, डिवाइड होती है, वहां निश्चित रूप से वहां क्या होती है, एक संघीय न्यायपालिका होती है। क्यों होती है कि मान लीजिए केंद्र राज्यों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एक न्यायालय अवश्य होना चाहिए कि उस विवाद का क्या करे, समाधान कर सके। इसीलिए संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा निश्चित रूप से की गई, क्योंकि जरूरी भी था कि यदि केंद्र राज्य विवाद है, मान लीजिए केंद्र राज्य विवाद है, उसको सुलझाने के लिए संघीय न्यायालय एक होना चाहिए कि यदि ऐसा विवाद उत्पन्न होता है तो क्या करेगा, संघीय न्यायालय देखेगा। आप जैसे जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो संघात्मक सरकार चलने लगी, केंद्र में केंद्र सरकार होती थी, राज्य में राज्य सरकार, जो कि वर्तमान में चल रही है। यदि कोई मामला केंद्र और राज्य से संबंधित है, यानी केंद्र राज्य में विवाद उत्पन्न होता है, तो वहां क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, उसका समाधान करिए। ये प्रारंभिक अधिकारिता के क्षेत्र में आते हैं, यानी प्रारंभिक अधिकारिता। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का सबसे जो सुप्रीम यानी प्रेफर यानी पहला जो अधिकार है वो प्रारंभिक अधिकारिता कहा जाता है। उसके अंतर्गत क्या आता है, केंद्र राज्य विवाद, यानी केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन किया गया है। लेकिन यदि बाई द वे केंद्र और राज्य विवाद केंद्र राज्यों में विवाद उत्पन्न होता है तो संघीय सरकार क्या देखेगी, संघीय न्यायालय क्या देखेगी, उस समस्या का समाधान करेगी, निर्णय करेगी। ठीक है, तो ये जो बनी थी संघीय न्यायालय कहाँ बनी थी, दिल्ली में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पढ़ाया भी था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा और 1773 के अधिनियम द्वारा 1774 में क्या होती है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। यानी वो फिट होती थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 क्या अन्य न्यायाधीश होते हैं। यानी कि वही सर्वोच्च न्यायालय जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लाया गया था, उसको 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय के रूप में कहाँ स्थापित किया गया, दिल्ली किया गया। तो संघीय न्यायालय का काम था केंद्र और राज्य से संबंधित जो भी मामले हैं, विवाद हैं, उनको देखना। ठीक, इसके बाद क्या आता है, इस अधिनियम का एक अगला एक नेक्स्ट क्या आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था के क्रम में, यानी इस अधिनियम में एक व्यवस्था की गई कि सबसे पहले एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। और केंद्रीय बैंक का काम था मुद्रा एवं साख नियंत्रण। ध्यान दीजिए, 1935 के अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा सबसे पहले एक केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को देखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या है, 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहने का तात्पर्य यह है कि मुद्रा एवं साख नियंत्रण यानी मुद्रास्फीति
या मुद्रा अस्फीति को कंट्रोल करने के लिए, वहां की आर्थिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए 1935 के अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है इसमें? मुंबई में। ठीक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की गई। और इस रिजर्व बैंक का काम क्या था? मुद्रा एवं साख नियंत्रण। ध्यान दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य क्या था? मुद्रा एवं साख नियंत्रण। ध्यान दीजिए, मुद्रा एवं साख नियंत्रण। ठीक है, यानी मुद्रा एवं साख नियंत्रण। मुद्रा क्या होता है? मनी। ठीक है, मनी। और साख क्या होता है? क्रेडिट। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना की गई, उसका मुख्य काम क्या था? मुद्रा एवं साख नियंत्रण का कार्य था। आज भी देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसके लिए क्या करता है? अपनी मौद्रिक नीति क्या करता है? लागू करता है। जैसे आपने सुना होगा कि बार बार प्रयोग होता है मुद्रा और साख नियंत्रण, क्या? CRR। ठीक, और सुने होंगे रेपो रेट, और एक क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, संक्षिप्त में थोड़ा जान जाइए। यानी मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मौद्रिक नीति जारी करती है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंकों का बैंक है। ठीक, ये क्लियर कर जान जाइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आम जनता के लिए नहीं है, ये क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक है। और एक चीज, यह किस कमेटी यानी किस समिति की सिफारिश के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो याद करिए, यंग हिल्टन कमेटी। ध्यान दीजिए, यंग हिल्टन कमेटी, यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन समिति की संस्तुति पर, ठीक है, यानी यंग हिल्टन समिति की संस्तुति पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। और जैसा कि जानते हैं कि 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण हो गया। यानी कहने का तात्पर्य कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी यंग हिल्टन कमेटी की रिकमेंडेशन पर, संस्तुति पर, उसका राष्ट्रीयकरण कब हो गया? 1 जनवरी 1949 को क्या हो गया? उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो अब संक्षिप्त में हम जानते हैं कि मुद्रा एवं साख नियंत्रण कैसे होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बार बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आर्थिक समाचार पत्र पढ़ते होंगे, तो उसमें एक CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक, नगद आरक्षण अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का बार बार जब भी मौद्रिक नीति जारी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि शशिकांत दास इस समय क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या हैं? गवर्नर हैं। तो जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति जारी करती है तो आप पढ़े होंगे CRR में बदलाव किया जाता है। क्या क्या? पहला चीज क्या है? CRR। पहले इसके बारे में जानिए, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नगद आरक्षण अनुपात। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी मौद्रिक नीति के तहत मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CRR में कमी या वृद्धि की जाती है। तो वही है क्या? कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षण अनुपात। अब है क्या नगद आरक्षण अनुपात? यानी कि रिजर्व बैंक के द्वितीय अनुसूची के तहत
कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसमें यह है कि जो भी व्यापारिक बैंक है, यानी व्यापारिक बैंक का मतलब क्या हुआ, व्यापारिक बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो भी व्यापारिक बैंक जो कि आम जनता के लिए क्या होता है, क्या करता है, डिपॉजिट करता है, पैसा जमा करता है, आप उधार भी ले सकते हैं, यानी लेन देन की जो प्रक्रिया होती है वो व्यापारिक बैंकों द्वारा आम जनता के लिए होती है। तो ये व्यापारिक बैंकों के लिए द्वितीय अनुसूची रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वितीय अनुसूची में इनको शामिल किया गया है। और इनके लिए क्या नियम बनाया गया कि यानी कि कोई भी बैंक, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी जितनी संपूर्ण संपत्ति होगी, मान लीजिए जैसे इमेजिन कल्पना करिए उसकी पूरी संपत्ति 100 करोड़ है। ध्यान दीजिए, किसी बैंक की पूंजी कितनी है, पूंजी कितनी है, 100 करोड़ है। ध्यान दीजिए, किसी बैंक की पूंजी कितनी है, 100 करोड़ है। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में, तो मान लीजिए उसकी जस्ट इमेजिन उसकी पूंजी कितनी है, 100 करोड़ रुपया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिनियम के अनुसार कि व्यापारिक बैंक अपनी जो भी पूरी संपत्ति होगी, पूरी पूंजी होगी, उसका एक हिस्सा, क्या एक हिस्सा किसके पास रखना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या करना पड़ेगा, कोष में रखना पड़ेगा। जैसे यदि सीआरआर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर 5% रखती है, ठीक 5% रखती है, तो कहने का तात्पर्य कि 100 करोड़ में से 5% किसके पास रखना पड़ेगा, 5 करोड़ रुपया किसके पास रहेगा, ठीक 5 करोड़ यानी 100 का 5% यानी 5 करोड़ कहां रखेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेगा। समझ में आ गया। यानी कि सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि जितने भी व्यापारिक बैंक है तो अपनी पूरी संपत्ति का जो भी सीआरआर निर्धारित होगा 5%, तो 5% अपनी पूरी संपत्ति का 5% वो किसके पास रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेंगे। अब सोचिए कि कैसे मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी, है ना। ठीक है, जब मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, या मुद्रा और स्फीति के लिए सीआरआर में कमी या वृद्धि कैसे की जाती है, ध्यान दीजिए। जैसे मुद्रास्फीति हो गई, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, अपनी मौद्रिक नीति में क्या करती है, परसेंटेज यानी जो पहले का जो सीआरआर आता है उसमें क्या करती है, वृद्धि करती है। जैसे ध्यान दीजिए, मुद्रास्फीति की स्थिति हो गई, मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति हो गई है, यानी कि बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई है। तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, जो 5% रखा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको क्या करेगा, 7% क्या कर देगा, उसको क्या करेगा, 2% बढ़ा देगा। तो कहने का तात्पर्य आप समझिए, मान लीजिए एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक, उसकी पूरी संपत्ति कितनी थी, 100 करोड़, है ना। यानी कि 100 करोड़, उसमें से 5% क्या था, पहले था 5%, तो यानी कि उसके पास 5% सीआरआर था। जब सीआरआर 5% था तो उसके पास कितना पैसा बचता था, 95 करोड़ रुपया। यानी कहने का तात्पर्य है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सीआरआर के बाद क्या 95 करोड़ रुपए का लेन देन वो कर सकता था। तो यानी 95 करोड़ रुपया मार्केट में आ गया। बात समझ में आ रहा है, 95 करोड़ रुपया मार्केट में आ गया, मुद्रा की मांग ज्यादा हो गई है, यानी मुद्रास्फीति, मुद्रा बढ़ गई है, ठीक। तो उस समय क्या करेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5% से क्या करेगा, 7% करेगा। तो अब किसके कितनी संपत्ति रहेगी, यानी बैंकों के पास कितनी रहेगी, 93 करोड़। तो ये क्या होता है, देखिए, तो मुद्रा का कंट्रोल हुआ कि नहीं, क्योंकि अब मार्केट में क्या है, अब 93 करोड़ रुपया में ही क्या करेगा, स्टेट बैंक अपना लेन देन की प्रक्रिया करेगा। तो समझ में आ गया। यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षण अनुपात, मुद्रास्फीति या अस्फीति को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, अपनी मौद्रिक नीति में क्या करती है, बदलाव करती है। और एक बात ध्यान देना है कि सीआरआर कितना से कितना परसेंट, यानी मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है। यानी कि आप सीआरआर है, ध्यान दीजिए, सीआरआर है तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कम से कम मिनिमम, ध्यान दीजिए, मिनिमम कितना, 3% और मैक्सिमम
मैक्सिमम मैक्सिमम कितना 15%। कहने का तात्पर्य यही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मौद्रिक नीति के तहत कम से कम 3% और 15% के बीच ही मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए, अपस्फीति कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को बढ़ाती है या घटाती है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक। अब आते हैं रेपो रेट को, संक्षिप्त में समझ लीजिए। रेपो रेट क्या है? ध्यान दीजिए, रेपो रेट क्या है? जैसा कि हम बताए थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है, यानी बैंक ही उससे क्या कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? यानी जिस तरह हम क्या करते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक है, हम क्या करते हैं, उससे पैसा जमा करते हैं कि वो ब्याज देगा हमको, या हम कभी लोन लेते हैं तो हमको हमको क्या करना पड़ता है, ब्याज जो भी निर्धारित करता है, बैंक निर्धारित करता है, वो हम क्या करते हैं, देते हैं। लेकिन एक और चीज ध्यान दीजिए, एक बैंक दर होता है। बैंक दर क्या होता है? यानी किसी बैंक का बैंक दर वह दर होता है जो कि उससे नीचे वह कभी भी किसी परिस्थिति में क्या कर सकता है, कोई भी उधार आपको नहीं दे सकता। उसको क्या कहा जाता है? बेस रेट कहा जाता है, बैंक का बेस रेट कहा जाता है। अब बात समझ में आ गई? रेपो रेट क्या होता है कि जैसा कि मैं बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है। ठीक है, क्लियर कट समझ में आ गया? यानी बैंकों का बैंक है। तो होता क्या है कि जब कभी व्यापारिक बैंकों को, मान लीजिए एसबीआई है, व्यापारिक बैंकों को पैसे की कमी हो जाए, मान लीजिए उसके पास 90 करोड़ रुपया है, ठीक है, 90 करोड़ रुपया है, और बहुत से अधिक लोग क्या कर लिए, लोन ले लिए, और उसके बैंक में क्या हो गए, पैसे की समस्या हो गई, कमी हो गई। तो वो क्या करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी वो क्या करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या करता है, जिस दर पर उधार लेता है, यानी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो भी व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस दर पर उधार लेते हैं, अपनी बैंक की तरलता को बनाए रखने के लिए, लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए जिस दर पर वो ऋण लेते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। बात समझ में आ गई? यानी जिस दर पर व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। क्लियर? अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यह होता है कि, ध्यान दीजिए, रिवर्स रेपो रेट ठीक उसका उल्टा, रिवर्स, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो वो क्या करता है, जब पैसा जमा करता है, यानी कि जस्ट इमेजिन, कल्पना करिए, किसी व्यापारिक बैंक के पास पैसा अधिक हो गया, तो वो चाहेगा कि हम इस पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करें कि इस पर क्या हो, ब्याज मिले, क्या कि ताकि हमारी पूंजी में वृद्धि हो, तरलता में वृद्धि हो। इसलिए यानी जिस तरह क्या करता है, जिसे मान लीजिए आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इधर क्या है, आरबीआई, ये क्या करता है, यहां पैसा अपना जमा कर देता है, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कर देता है, और इस जमा पर जो आपका ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, जो ब्याज मिलता है उसी को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट। तो आप समझ में होंगे कि यानी कि 1935 के अधिनियम द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो कि केंद्रीय बैंक था, और यंग हिल्टन कमेटी के संस्तुति रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हुई, स्थापना हो गई। जैसा कि हम बताएं कि पहला इसका जो भी गुण होता है कि यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है। तो मैंने मुद्रा एवं साख नियंत्रण थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का प्रयास किए हम, क्योंकि बार बार आप न्यूज़पेपर चाहे आर्थिक समाचार हमेशा बार बार पढ़ते होंगे, जब मौद्रिक नीति जारी होती है तो ये वर्ड्स का यूज किया जाता है, सीआर का, रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का, है ना। तो इसी वे में संक्षिप्त में हो गया, ठीक। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब एक परिवर्तन ये किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा, ध्यान दीजिए, 1935 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जैसा कि आप जानते हैं कि 1853 के अधिनियम द्वारा, 1853 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में सिविल सेवा
के लिए यानी सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन हुआ था। कौन सा आयोग? लॉर्ड मैकाले आयोग। यानी अब जैसे थोड़ा सा याद दिला दे रहे हैं कि 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, में आयोग का अध्यक्षता में आयोग का गठन। ठीक है, तो यानी 1853 के अधिनियम में उसी के तहत 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था, जिसने ये प्रावधान किया गया था कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग होनी चाहिए। ठीक है, जो क्या करे, सिविल सेवकों की भर्ती करे, कैसी उसकी चयन प्रक्रिया होंगे, साक्षात्कार कैसे होंगे, यानी सभी जो भी एक भर्ती प्रक्रिया निर्धारित करनी थी, उस आयोग ने क्या की, अपने रिकमेंडेशन की। उसी के तहत 1935 के अधिनियम में क्या किया गया, एक केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, यानी कि केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई, जिसको क्या कहा जाता है, यूपीएससी, यूनियन सिविल सर्विसेज कमीशन। ठीक है, यानी कि 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया का प्रावधान था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय सेवाओं के लिए, केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और राज्यों के लिए, यानी राज्यों के सिविल अधिकारियों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि जो मान लीजिए कोई दो छोटे छोटे राज्य हों, तो उनको संयुक्त रूप से एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, जो कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को क्या करेगा, वो संचालित करेगा, देखा करेगा। ठीक, अब एक चीज और क्या परिवर्तन आता है 1935 के अधिनियम द्वारा, ध्यान दीजिए। 1935 के अधिनियम द्वारा यह होता है कि सबसे पहली बार, यानी जैसे जानते हैं कि म्यांमार को 1935 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, उस समय वर्मा कहा जाता था, 1935 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, खोल दें, 1935 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को, 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। ठीक, यानी कि 1935 के अधिनियम द्वारा यह भी प्रावधान था कि 1937 में क्या किया जाएगा, बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया जाएगा। तो ये रहा 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें विभिन्न प्रावधान किए गए थे। जैसे थोड़ा सा हम रिवाइज करा दें कि सबसे पहले क्या हुई थी, 1935 के अधिनियम में सबसे पहली व्यवस्था ये की गई थी कि एक संघीय सरकार की स्थापना की गई थी, यानी संघात्मक व्यवस्था भारत में स्थापित की गई। यानी संघ सरकार वे सरकारें होती हैं जहां दो प्रकार की सरकार करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जैसे कि उदाहरण में आप ले सकते हैं कि भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी सोवियत संघ रूस। यानी कहने का तात्पर्य जो बड़े बड़े देश हैं, यानी जो विश्व के सबसे बड़े बड़े देश हैं, वहां क्या होती है, दो प्रकार की व्यवस्थाएं चलती हैं, संघात्मक और एकात्मक। ठीक है सर, तो पढ़ाते रहें।